लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था मॉलिक्यूलर वेट, मोलर वेट, ये सब क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, राइट। एंड हमने मोल के एक्सप्रेशन डिफरेंट डिफरेंट सीखा था। आपको याद होगा कैसे मास बाय मोलर मास, नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनटीपी divided by 22.4, that should be in liter and that should be at NTP, करेक्ट। चार्ज के टर्म में भी हमने एक्सप्रेशन सीखा था, इफ यू रिमेम्बर, दैट वाज Q divided by molar charge, yes or no? एंड हमने सीखा था कि what is the meaning of molar mass, right? So molar mass क्या होता है बच्चों? 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जो मास है वही उसका क्या होता है, मोलर मास। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड चीजें सीखी थी, और लिमिटिंग रिएजेंट का मुझे याद है कि लिमिटिंग पे ही डिस्कशन हमारा खत्म हो गया था। तो आज हम लोग उसको अप्रोच करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ, लेट अस एज्यूम, चलो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। assuming the reaction is balanced, assuming the reaction is balanced, मैं क्या दे रहा हूं आपको, 2A प्लस 5B फॉर्मिंग C प्लस 3D, करेक्ट। 2A प्लस 5B फॉर्मिंग C प्लस 3D। कुछ इनिशियल कंडीशन में दे दे रहा हूं, दिस assume that this is hypothetical and balanced, okay? and balanced, assume करो कि ये ऐसा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, t is equal to 0 पे आपको मैं कुछ इनके मोल्स दे रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल I took 3 मोल ऑफ इट एंड इसका मैंने ले लिया से फॉर एग्जाम्पल 10 मोल ऑफ इट। एंड नाउ आई वांटेड टू नो कि जब कभी भी आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, राइट, इनिशियल, ये सब इनिशियल मोल्स हैं, करेक्ट। अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो मैं फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू नो द अमाउंट ऑफ सी फॉर्म। 3/2 moles. Good. And similarly, amount of excess reagent left. 2.5 moles of B. Very good. Quite simple. बस मैं थोड़ा सा आपका अप्रोच आप कैसे लेते हो उसको मुझे बस देखना है। It's very simple. Just 1 minute I'll give for this. और आज मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के बारे में भी डिस्कस करूंगा, POAC। चलो, हो गया बच्चों? सो चलो आ जाओ, आगे देखते हैं। एक तो तरीका है, आप सिंपली यहाँ से यूनिटरी मेथड से चेक कर लो, लाइक कि 2 मोल ऑफ A, when we have 2 मोल ऑफ A, then we require 5 मोल ऑफ B for it. सो आप ये देखो कि अगर ये 3 हो गया तो कितना चाहिए होगा ये, तो 2 से 5 है तो 1 से कितना आएगा, 5/2, तो 3 से कितना आएगा, इंटू 3। सो बेसिकली 15/2 विच विल बी नथिंग बट 7.5। आप देखो इसको कितना लिया है अपन, हम लोगों ने कितना लिया है, इसको 10 लिया है। सो क्लियरली यहाँ से समझ आता है कि ये B हमारा एक्सिस है, यस और नो? लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसका जो मेथड है सॉल्व करने का, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हमें यूज आएगा, उसको थोड़ा सा चेंज कर लो।
आप इसको ऐसे लिखो कि 2a plus 5b फॉर्मिंग c plus 3d। और आप इसको बिल्कुल इस तरीके से लिखने की कोशिश करो कि इनिशियली आपने ये 3 मोल लिया है, ये 10 मोल लिया है। अब बताओ स्टोइकियोमेट्री के रेशियो के हिसाब से अगर हम चेक करें, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यार इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका 5, तो अगर इसका 2x रिएक्ट करेगा तो इसका 5x रिएक्ट करेगा। ये सुनो, एंड दिस विल फॉर्म एज x एंड दिस विल फॉर्म एज 3x। तो ये फॉर्म हो रहा है और ये आपका रिएक्ट कर रहा है। So means at general time t, if I have to write the expression, can I write like that कि कितना a कितना बच गया, तो a कितना लिया था 3, react कितना किया 2x, तो this is the left amount of a। agree? बोलो। Yes. सिमिलरली आप b के लिए डिस्कस करेंगे तो 10 लिया था, 5x रिएक्ट कर गया, कितना बच गया। अब इंटरेस्टिंगली देखो, अगर आपको किसी भी तरीके से x की वैल्यू मालूम चल जाए तो आपको सारे आंसर आ जाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि a लेफ्ट कितना है एट एनी टाइम t, सो 3 minus 2x। b लेफ्ट कितना है भाई, कितना बच गया एट एनी टाइम 10 minus 5x। c कितना है तो x है। d कितना फॉर्म हुआ तो 3x है सर। अब x निकालना है, x हमारे लिए चैलेंज। कैसे निकालेंगे? सो सिंपल यार, देखो जब भी रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा ये x का वैल्यू इंक्रीज करेगा। अच्छा, इंक्रीज करते करते इनमें से जो भी पहले खत्म हो गया रिएक्शन वहीं पे सीज कर जाएगा। सपोज करो a खत्म हो गया तो रिएक्शन इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि होने के लिए तो a एंड b दोनों चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जीरो से इक्वेट करके चेक करेंगे कि पहले कौन खत्म हो रहा है। सो लेट अस इक्वेट देम विद जीरो। जीरो से इक्वेट करके चेक करो तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1.5। इसको इक्वेट किया तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। ये सुनो, Yes, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो Yes, sir. बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये चेक किया कि यार पहले कौन खत्म हो रहा है, क्योंकि जो भी पहले खत्म हो गया वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। सो हमने दोनों को जीरो से इक्वेट करके चेक किया, एंड व्हाट वी गॉट इट कि यार एट x इज इक्वल टू 1.5 दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल बी गॉन। मतलब कि a खत्म हो जाएगा सर। a पहले खत्म हो गया तो रिएक्शन एग्जैक्टली यहीं पे रुक जाएगा, इसको लेने का जरूरत नहीं है। सो आप क्या करोगे, x का जो मिनिमम वैल्यू है वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो यानी x 1.5 को आप सब जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, सारे जगह पे ये 1.5 सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा एक लाइन में सारे के सारे। ठीक है। सो जैसे मैं a लेफ्ट पूछूं तो आप क्या करोगे, सिंपली 3 minus 2x कर दो, और ये तो हमारा आ ही रहा था 1.5, सो दिस विल बी 0। b कितना बच गया बच्चों, सो 10 minus 5x, 5x मींस x का वैल्यू 1.5 था, सो 5 into 1.5 कितना बच जाएगा, बोलिए कितना आ रहा है ये आंसर, अरे बोलो भाई। 2.5 moles. 2.5 एंड दिस वी आर गेटिंग हाउ मच, 3 into x का वैल्यू 1.5 था सर, तो ये 4.5. 4.5 आ गया, और ये तो x ही था, वो कितना आ गया। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब आप बोलोगे सर लिमिटिंग रीजन का आप ऐसे क्यों बता रहे हो, है बहुत सिंपल, प्रैक्टिस में लेके आना है। देखो इसका बेनिफिट क्या है, जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम करोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम के, तो वहां पे कई बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का टर्म आएगा और वहीं पे वो बीच में रोकने की कोशिश करेगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन करते हैं और, राइट, एज्यूम करो कि यही सेम क्वेश्चन में ले रहा हूँ, सेम चीज, हमारा क्या कॉफिशिएंट था अगर मैं देख लूं तो 2a था। चलो एक बार चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। सो इमेजिन करो कि एक बैलेंस रिएक्शन दिया है 3a प्लस 5b and forming again c plus 3d, say for example I am doing like this, c plus 2d, ये एक बैलेंस रिएक्शन, और मैंने इनिशियल मोल इसका से फॉर एग्जांपल 10 और इसका 20 ले लिया है। अब मैं आपसे एक कंडीशन देता हूं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ए बी सी डी A, B, C and D when degree of dissociation of A
is just 10%. अब आप निकालो ABCD. अगर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% है, अगेन मैं आपको 2 मिनट दूंगा इसके लिए, करो, ट्राई करो. सर डन. कितना है आंसर? सर ए का 2 मोल्स बचे, 9 मोल्स बचेंगे. ओके. और बी का 10/3 मोल्स बचेंगे. नो नो सर, बी का मतलब बी के 5/3 मोल्स यूज हो जाएंगे. 55/3 बचेंगे. हाँ जी. और सी का भी सी का बन जाएगा 1/3 ओके एंड डी बन जाएगा 2/3. ओके ओके, चलो ठीक है. ऑल राइट, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अभी दिख रहा है सबको? यस सर. सो देखो, ABCD के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पे देखो सिंपल सा ऐसे ही लेके चलेंगे, राइट, सेम तरीके से कि 3A. अभी देखो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है ये. 3A + 5B फॉर्मिंग C + 2D. अभी हमारा A कितना था? 10 था. B कितना था? 20. एट जनरल टाइम T पे मैं लिखूंगा कि यार ये 3x जब रिएक्ट करेगा तो ये 5x. एरो डाउन करने का मतलब वो कंज्यूम हो रहा है बेटा ना. x मतलब ये फॉर्म हो रहा है और ये 2x अब फॉर्म हो रहा है. तो अब हमारा क्या आ जाएगा? 10 - 3x. दिस विल बी 20 - 5x, x एंड 2x. अब देखो, इसने बोला है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A इज 10%. एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? कितना परसेंट ए रिएक्ट कर जाएगा. बेसिकली यस. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है अमाउंट रिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड, या फिर जितना भी रिएक्ट कर गया है रिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन. ऑफ द गिवन सब्सटेंस टेकन. इनिशियल मोल आप बोल लो या नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली. राइट. सो अभी क्या है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अच्छा, ये परसेंटेज में दिया है, आप देखो 10%. सो परसेंटेज में अगर निकालना है, सो इसको जनरली अल्फा से डिनोट करते हैं. सो अल्फा परसेंट निकालना है, सो दैट विल बी अल्फा मल्टीप्लाई बाई 100. करेक्ट. तो अभी हमें निकालना है, इसने कितना दिया है? 10%. दिया क्या है आपको? अल्फा परसेंट अल्फा A इज इक्वल टू 10%. तो अब आप यूज करो. सो 10% है, सो दैट विल बी इक्वल टू मोल्स रिएक्टेड. सो उसको हम कितना मानेंगे? A का कितना मोल रिएक्ट किया? 3x. So 3x divided by initially I took 10 multiply by 100 we got. So x कितना निकल गया यहाँ से? कितना आ गया x? 1/3. बोलिए. x we got 1/3. And the moment we got x is equal to 1/3, I think हमारा सारा आंसर हो गया. अब ऊपर आकर के सारे चीज का आंसर कर लो आप यहाँ से. तो a आ गया हमारा 10 - 3 × 1/3. ये कितना आ गया हमारे पास? 9. ये सुनो, Yes, sir. अभी करेक्ट कितने लोगों का हुआ भी मालूम चलेगा. सो दिस वी गॉट एज 9. अच्छा, ये 20 - 5x. सो 5 × 1/3 कितना हो गया? ये निकाल लेना अपना. x का वैल्यू 1/3 एंड यहाँ पे 2/3 आ गया. सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग इन बिटवीन. क्योंकि जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो उसमें रिएक्शन कभी कंप्लीशन की तरफ कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, राइट. सो कंप्लीट नहीं हुआ तो कितना परसेंट तक, किस एक्सटेंट तक वो गया, उसके बारे में हमें मालूम रहना चाहिए. सो इसलिए ये अप्रोच आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा फ्रूटफुल है.
आ जाओ इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हैं और ये देखते हैं। सपोज मल्टीपल लिंक्ड क्वेश्चंस, मतलब मल्टीपल रिएक्शन को लिंक करने की बात होगी। जैसे मान लो आपने ए हमारा एक मॉलिक्यूल है दैट इज रिएक्टिंग विथ बी इन सच अ वे दैट इज फॉर्मिंग 2C प्लस डी, एंड जो भी यहाँ से C फॉर्म हो रहा है that C is reacting with some another molecule E and producing something F. So अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि यार इसका 2 मोल और इसका 3 मोल मैंने लिया था T is equal to 0 पे, तो टेल मी द अमाउंट ऑफ F फॉर्म्ड, F कितना आएगा? क्वेश्चन क्लियर है? फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, इनिशियल मोल ऑफ A and B I have taken as 2 and 3, तो आप ये बताओ F कितना फॉर्म होगा? थोड़ा सा इसका स्टोइकियोमेट्री 3F कर देता हूँ। अब बताओ, ये थोड़े इंटरलिंक्ड हो गए, मतलब एक मॉलिक्यूल कहीं पे प्रोड्यूस हुआ, उसका यूज मैंने दूसरे किसी रिएक्शन में कर लिया। अभी मैं दिखाता हूँ रियल एग्जांपल्स भी, बट आप इसको करो, ट्राई करो। So 1 mole. देखते हैं अभी, बस 1 मिनट। आया बच्चों? सब अनमोल ही आ रहा है। अनमोल ही आ रहा है? और किसी का? चलो स्टार्ट करूं? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा है, इसको भी बहुत इजीली करेंगे। करना क्या था यहाँ पे सिखा देता हूँ क्विकली। देखो यहाँ से, देखो 2 मोल इसका और इसका 3 मोल यूज किया है, तो 2 - x एंड 3 - 2x, कैन आई राइट लाइक दैट? अब देखो क्या करना है इसमें, 0 से इक्वेट करके देखो कौन सबसे पहले खत्म हो रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया, इधर से कितना आ गया, x का 1.5, सो दैट मींस दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, यस और नो? यस सर। तो यानी ये वाली वैल्यू आप यूज करके आप सॉल्व करोगे। सो x का वैल्यू 1.5 है, तो c का अमाउंट कितना आ गया? मोल ऑफ c फॉर्म्ड हियर, नंबर ऑफ मोल ऑफ c दैट विल बी 2x एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 3 मोल आ गया। अब ये देखो 3 को ना इसका इनिशियल वैल्यू मान लो, बस इतना ही करना है। आप अगर इसको 3 इनिशियल मान लोगे, तो अब ये फिर से 3 माइनस सम अदर वेरिएबल ले लो, इस बार y, एंड e तो हमें टेंशन ही नहीं लेना है। सपोज e आपको एक्सिस में दिया हुआ है, एज्यूम करो, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 3y। सो अगर ये 0 हुआ तो y का वैल्यू कितना आ गया? 3, एंड y अगर 3 आ गया तो f कितना आ गया? 3 इंटू 3 दैट विल बी 9। आ रहा है क्या समझ में? किसी का भी आंसर आया? एक बार फिर से करते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से सबका गलत हो गया। आ जाओ एक बार फिर से समझते हैं। मैंने क्या बोला कि जो भी आपका C इधर आएगा वैल्यू, करेक्ट, उसका कितना मोल आया, दैट विल बी यूज्ड एज अ इनिशियल वैल्यू ऑफ C इन द नेक्स्ट रिएक्शन, एंड फिर से आप स्टोइकियोमेट्री का यूज करके निकालोगे। तो 1 मोल से 3 बना, तो 3 मोल से कितना बनेगा? 9। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। एक और मैं देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप थोड़ा फंबल कर गए। चलो अब थोड़े रियल एग्जांपल लेता हूँ। इमेजिन करो
कि मैं मैग्नीशियम को बर्न कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बताओ भाई प्रोडक्ट क्या आता है? डैजलिंग फ्लेम होता है, आपने सुना होगा इस ब्लॉक में। यस सर। डैजलिंग फ्लेम होता है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डैजलिंग फ्लेम, मतलब बहुत ही ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा शाइन, बहुत ज्यादा ग्लो करता है अगर मैग्नीशियम के स्ट्रिप को आप एयर में बर्न करो तो, राइट। सो ये क्या बन गया बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, करेक्ट। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं यूज कर सकता हूं किसी और रिएक्शन में। कहाँ यूज करूं भाई? ये बेस है तो किसी एसिड बेस रिएक्शन में यूज कर लेता हूं। इमेजिन करो कि मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है जैसे कि HCl और एक्वस, और क्या बनाएगा फिर यहाँ पे? MgCl2 एंड प्लस ऑफ कोर्स वाटर। अब ये रिएक्शन मैंने बैलेंस्ड कुछ भी नहीं दिया है, मैं ये बोल दे रहा हूं कि बेटा मैंने इसको 24 ग्राम्स ले लिया है और ये से फॉर एग्जाम्पल मैंने 16 ग्राम्स ले रखा था। अब मुझे ये बताओ कि अगर हमारा HCl एक्सेस में दिया हो तो व्हाट विल बी द मास ऑफ MgCl2 प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ दिस प्रोड्यूस्ड। हालांकि देखो इसमें एक अच्छी बात क्या है, अच्छा करो फिर समझ आएगा, ठीक है, यू जस्ट डू इट, आई वोंट टेल एनीथिंग नाउ। द क्वेश्चन इज, आई होप यू ऑल गॉट द क्वेश्चन। MgCl2 obtain mass of MgCl2 obtain। सर 85। ट्राई करेंगे भी, डबल चेक कर लो, है ना। हमें अनडाउटेबली स्पीड में भी करना है बट एक्यूरेसी शुड बी आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डबल चेक बिफोर आंसरिंग। So 1 mole. ओके अब मेरे ख्याल से आंसर आप मास में करो ना, पूरा पूरा मास ऑफ दिस ऑब्टेन्ड आई आस्क्ड। So 95. 95 यार, ओके यस सर 95 होगा। ऑल राइट। चलो दो बच्चों का आ गया, करें अब स्टार्ट। सर 95। चलो डन, अब टाइम अप, अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, अच्छे से देखेंगे आ जाएगा एक बार में ही, ठीक है। देखो फटाफट इनके मोल में कन्वर्जन कर लेते हैं। 2 मोल हो गया और ये कितना आ गया? ये कितना मोल हो गया? बोलो भाई, हाफ मोल। Yes, sir. ये सर 2 वो 2 मोल था। है मैग्नीशियम। एक मिनट वेट, सॉरी ये 1 मोल है। कितना? 24 ग्राम्स लिया था, एक बार चेक कर लो। हाँ, सो 24 का मतलब 1 मोल आ गया, और ये 16 का मतलब, बोलो हाफ मोल चलेगा? इज इट यस ओके? ओके सो अब यहाँ आने के बाद अब आ जाओ, पहले सबसे पहले तो बैलेंस कर लो इस रिएक्शन को। सो 2 mg प्लस O2 फॉर्मिंग 2 MgO, इज इट बैलेंस्ड नाउ? यस सर। अच्छा नेक्स्ट में क्या करेंगे? 2 MgO प्लस HCl है, तो यहाँ पे देखो ऐसा कर लेने से क्या ये बैलेंस्ड हो गया? चेक करो। यस सर। अब कर सकते हैं फटाफट सॉल्व। देखो वही सेम चीज लिखेंगे भाई, 2 - 2x, सॉरी 1 मोल मैंने लिया था, 2x रिएक्ट कर गया, तो 1 - 2x, ये कितना आ जाएगा बेटा? हाफ माइनस 2x, सॉरी हाफ माइनस x, और ये कितना आएगा? 2x। अच्छा इसको पहले एक बार जीरो करके देखते हैं, तो x का वैल्यू हाफ आया यहाँ से और इसका भी वैल्यू हाफ आ गया। दैट्स सो स्ट्रेंज यार। इसका मतलब कि ये पूरे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में ही लिया हुआ है, ये सुनो, मतलब ये दोनों ही साथ ही खत्म हो जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. यस सो यानी कि x का वैल्यू 1/2 करेक्ट है, तो यानी मोल ऑफ MgO फर्स्ट रिएक्शन से कितना मिल गया हमें? 1। और अगर ये 1 मोल मिल गया है
तो हमें मालूम है यार कि ये 1 मोल से साफ साफ दिख रहा है, अगर ये एक्सिस में है तो 1 मोल से ये कितना मिलने वाला है, 1 मोल। या अगर ये वाई है तो ये भी वाई, एक ही बात है। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया मास ऑफ MgCl2 obtained will be equal to mole which is 1 multiply by its molar mass। मोलर मास कितना है, 24 आ गया हमारा मैग्नीशियम का, Cl2 का 35.5 into 2 which is 70, बोलिए 1। सो ये आ गया हमारा आंसर 71 + 24 कितना हो गया ये 95। 95 ग्राम्स। सो कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये समझना है कि जो भी आपको फर्स्ट में मोल ऑब्टेन हुआ है सेम मोल आपको सेकंड में यूज कर लेना है। एक लास्ट, अब इसी में मैं मान लो 3-3 स्टेप कर दूं तो 3 स्टेप प्रोसेस कर दूं। जैसे अगर मैं बोलूं कि यार ए रिएक्ट करके 2D बन रहा है और वहां से एक 3D किसी से फॉर एग्जांपल बी से रिएक्ट करके कुछ 2C बना रहा है, और यहाँ से हाफ C is now forming say for example some particular compound like E और F, करेक्ट, ऐसा बन गया। और मैं आपसे सिंपली यहाँ पूछ दूं, चलो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ तो बड़ा सिंपल सा करेंगे। करना ये है कि अगर ये 0.5 मोल स्टार्ट किया मैंने स्टार्टिंग से, तो मुझे बताओ E कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क। 0.5 मोल ऑफ A से E कितना ऑब्टेन होगा। So 3 moles. ओके, देखेंगे अभी। So 4/3। कितना आ रहा है, 4/3। 4/3 आ रहा है, ओके चलो ठीक है। दोनों लोग का आंसर 4/3 है, अलग अलग है। मेरा अलग था। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करें अब। यस सर। देखो बहुत सिंपल है यार, एक बार अगर आप वो मेथड पे स्टिक कर गए ना, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगर आप यूज टू नहीं है तो बस उसके बाद आ जाएगा इसमें। बहुत सिंपल है, बहुत प्रोडक्टिव है। आ जाओ देखो, मैं कैसे करूंगा, मैं एक ही बार में लिख दूंगा यार कि अगर ये x है तो ये 2x होगा। ओके, अगर यहाँ 2x आया है तो देखो दोनों रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग हैं, तो इनको मैं अलग अलग वेरिएबल से डिनोट करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा कि 3y y एंड 2y। अगेन दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन ये दोनों ही बिल्कुल अलग है, तो यहाँ वेरिएबल अलग कर दूंगा। वेरिएबल का मतलब मैं z कर ले रहा हूँ, या फिर आप मान लो a कर t कर दे रहा हूँ t। सो ये आ जाएगा 1/2t और यहाँ पे आ जाएगा t। अच्छा, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि सर ये जो भी 2x है ना यहाँ पे, और ये जो 3y है, 2x एंड 3y ये दोनों अलग अलग नहीं, सेम ही है। कहने का मतलब कि जो भी मोल यहाँ पे d का बन रहा है, चाहे वो 2x हो या उसको मैं 3y लिखूं, एक ही बात है, वो दोनों अलग अलग नहीं। उसी तरीके से बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है कि ये जो C का मोल है वो 2y है, और C का ही मोल क्या है, हाफ टी है। हाफ ये टी। दोनों अलग, हाँ अलग अलग रिएक्शन है, इसलिए ध्यान रखना कि मोल ऑफ C विल बी 2y भी, एट द सेम टाइम वो हाफ टी भी होगा। तो इससे बेनिफिट क्या है कि यार एक जगह पे निकालोगे फटाफट यूज कर लोगे वेरिएबल्स वेरिएबल्स में, या तो फिर आप यूनिटरी मेथड से निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं अगर बिना XYZ यूज किए हुए निकालू तो कैसे बोलूंगा, यार एक से डबल बन रहा है तो हाफ से कितना बनेगा, 1 मोल। अब D 1 मोल हो गया यहाँ पे, तो इस 1 मोल से C कितना बनेगा, तो मुझे समझ में आ रहा है कि 3 से 2 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा, 2/3। तो यानी C 2/3 आ गया। अब 2/3 हमारे पास C है, अब यहाँ पे देखा मैंने हाफ से 1 बन रहा है, यानी जस्ट डबल। अगर एक रहता तो 2 बनता ये, तो इसलिए 2/3 है तो इसका डबल टाइम्स हम कर दे रहे हैं।
तो डबल टाइम्स करेंगे तो यानी 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। चलो ये तो हो गया यूनिटरी और सबसे सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना है तब भी। और अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को इक्वेट कर दो। एक्स का वैल्यू कितना था यहाँ पे, तो इसने सिर्फ और सिर्फ यही रिएक्टेंट लिया है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू, क्योंकि आप लिखोगे जब 0.5 माइनस एक्स और इसको 0 करोगे तो एक्स का वैल्यू 0.5 आ जाएगा। सो इसको यूज करेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 3y। तो y हमें क्या मिल गया बेटा यहाँ पे, तो 1/3 मिल गया। अभी इस 1/3 को यहाँ यूज करो, 1/3 को यहाँ यूज किया, उसके हिसाब से आपको c मिल गया। सो मोल ऑफ c, y का वैल्यू आपके पास कितना आ गया था, 1/3 इंटू 2, ये वाले इक्वेशन में यूज कर ले रहा हूं मैं। सो वो हमें मिला के क्या दे दे रहा है, हाफ इंटू टी। तो टी का वैल्यू कितना आ गया, सीधा 4/3। और आप देखो यही हमें चाहिए भी था, जो ई का वैल्यू है, मोल ऑफ ई, वो कुछ और नहीं बल्कि टी ही है, और वो कितना आ गया, 4/3। तो आप देख लो कैसे भी करके कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मेरा काम था कि इंटरलिंक्ड हो गए कई सारे रिएक्शंस, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड से मॉलिक्यूल होते हैं, और उनके केस में वो कुछ मिनिमम से मिनिमम इंफॉर्मेशन आप तक देने की कोशिश करता है। जैसे एग्जांपल ले लो, और उसके बारे में फिर उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, राइट। डोंट गो ऑन द डेटा, डेटा थोड़ा सा इनकरेक्ट हो सकता है, इसलिए आप सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस पूरे टर्म से, ठीक है। सपोज करो कि एक मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी में, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को स्पेलिंग बताएगा? HAE HAEMO HAEMO GLO ELOBIN हीमोग्लोबिन। तो आपको सबको मालूम है कि यार इसमें हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, और ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ये, करेक्ट? बोलो Yes, sir. भाई, जितने भी हमारे बॉडी में हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो कम है ना, ज्यादातर क्या है, ज्यादातर क्या है सब, हाँ ऑर्गेनिक है। तो हीमोग्लोबिन तो उसमें अनडाउटेबली कार्बन भी होगा, अनडाउटेबली हाइड्रोजन भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। अब और ये काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, ये कोई छोटा मोटा मॉलिक्यूल नहीं है जिसमें 5-6 एटम आ गए और खत्म हो गया, नहीं। इसके मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है काफी ज्यादा हो, राइट। तो अब देखो, चूंकि ये रियल एग्जांपल है तो इसमें डेटा मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल, है ना। सो अगर मान लो, इमेजिन करो कि मैंने बोल दिया यार कि इस हीमोग्लोबिन में 10% आयरन है, इतना ही इंफॉर्मेशन दे दिया मैंने। आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ मॉलिक्यूल गिवन टू यू, एंड हीमोग्लोबिन के अंदर बहुत सारे स्पीसीज हैं, लेकिन उसमें इतना कंफर्म है कि आयरन 10% है। अब इसमें देखो दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला तो ये कि आपको गेस करना है कि इसका मोलर वेट हीमोग्लोबिन का कितना होगा, और वो भी गेस करना है। इसका मतलब एक रेंज हम बताएंगे, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम। तो यहाँ पे पूछेंगे कि मिनिमम पॉसिबल मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, ये कितना आने वाला है, थोड़ा गेस करो। फिर एक्यूरेट भी कैसे निकालते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। पहले तो इतना बताओ कि यार आपके हिसाब से अगर ये इतना सा सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया हो तो आप मिनिमम पॉसिबल मोलर मास हीमोग्लोबिन का कैसे निकालोगे। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये जो हीमोग्लोबिन मिनिमम पॉसिबल मोलर मास है हीमोग्लोबिन का, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन में दे दूं कि आयरन का जो मास नंबर है वो आप 56 एज्यूम करके चलो। हालांकि ये कॉमन प्रैक्टिस में एग्जाम में नहीं देगा, ये मैं दे रहा हूं ताकि आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस में ना जाना पड़े। चलो सॉल्व करो। सर मिनिमम 560 हो जाएगा। ओके
चलो भाई, आ जाए आंसर तो आप बोलना, जैसे ही आ जाए हाथ उठा लेना। मैं और एक डिवाइस से लॉग इन किया हूँ, सो आई कैन मॉनिटर दैट कितने लोगों का आ गया। चले स्टार्ट करें। कितने लोग का आ गया आंसर, हाथ उठाओ। आरम, आर्यन, अस्मिता, गुरसिमरन, नव्या, कितने लोग का आंसर आ गया? अस्मिता बताओ आंसर क्या है? सर 560 आ रहा है मेरा तो। 560 आप बोल रहे हो? 560 ग्राम? यस सर। ओके, चले स्टार्ट करें। कैसे देखना है? बहुत सिंपल है यार, आ जाओ देखते हैं। इसमें क्या चीज है? अच्छा, अगर मैं बोलूं, देखो इसके अंदर एक और दूसरा क्वेश्चन भी ऐड कर देता हूँ कि इफ देर आर फोर आयरन प्रेजेंट, if there are 4 iron present in 1 molecule of hemoglobin, right, डॉट डॉट डॉट, आप समझ लो कि ये हीमोग्लोबिन के बारे में बता रहा हूं। देन फाइंड एग्जैक्ट मोलर मास। अब तो आप एग्जैक्ट भी बता सकते हो, बोलिए। सर 2240। तो आ जाओ देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है, कैसे सीखना है इसमें। देखो बहुत सिंपल सा है, और वो इतना है कि मुझे एक बात बताओ, चाहे कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल या कितना भी छोटा मॉलिक्यूल क्यों ना हो, उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट होंगे वो क्या कभी भी फ्रैक्शनल नंबर में हो सकते हैं क्या? हाँ एटम तो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा ना भाई। जीरो और मतलब पॉइंट्स में तो नहीं आ सकता ना। कोई भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटलीस्ट 1 तो होगा ना। यस सर। तो यही इसके पीछे का लॉजिक है। सो लॉजिक क्या है कि फॉर मिनिमम पॉसिबल मोलर मास, at least one iron atom must be there in the molecule. Correct or not? यही है, बस इतना सही है। अच्छा, एक आयरन अगर मिनिमम होगा तो एज्यूम करो कि ये सम CXHYO समथिंग, एंड आयरन एटलीस्ट 1 है। तो अब अगर आपको इसका मोलर मास निकालना है तो कितना सिंपल है यार, आप ऐसे बोल सकते हो। देखो ध्यान से समझना कि 10% ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ इन हीमोग्लोबिन, HB में लिख रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सर 10 ग्राम ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन, बोलिए, 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। इज इट ओके और नॉट? यस सर। लेकिन हमें हमें मिनिमम आयरन कितना चाहिए भाई? हमको तो मिनिमम 1 आयरन चाहिए ना, तभी तो हम मिनिमम के बारे में सोचेंगे। सो 1 आयरन का मतलब, अगर मैं मोलर वेट बताऊं तो 1, अगर मैं मोलर वेट पूछूं, अगर 1 आयरन हो तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल में आयरन का कितना मोल होगा? 1 मोल होगा। अच्छा सर, 1 मोल का मास कितना आएगा आयरन का? 56। तो आप क्या करो, पहले 1 ग्राम ऑफ आयरन विल बी प्रेजेंट इन 100 डिवाइडेड बाई 10 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, अभी हमें क्या 1 ग्राम में चाहिए था? नहीं भाई, हमको तो कितना चाहिए? मिनिमम 1 आयरन। और अगर एक मॉलिक्यूल आयरन का होगा तो मोलर वेट में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 56 ग्राम का। तो यानी 56 ग्राम्स ऑफ आयरन
will be present in 100 by 10 into 56 grams of हीमोग्लोबिन। और जैसे ही मैंने इतना लिखा, आप ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ गया, ये 560 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये मैं बोल सकता हूं कि ये जो कुछ भी है भाई, इसके 1 मोल में 1 आयरन, दिस Z number of oxygen, Y number of hydrogen, X number of carbon is present. बट जब भी मोलर मास की बात आएगी तो मोलर मास ऑफ दिस सैंपल विल हैव हाउ मच मास ऑफ आयरन। सो यहाँ पे मिनिमम अगर 1 है तो 56, तो मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ कि 56 ग्राम ऑफ आयरन जिस भी सैंपल ऑफ हीमोग्लोबिन में हो जाए वही उसका मिनिमम पॉसिबल मोलर मास होगा, विच इज 560 ग्राम। क्लियर हुआ? समझ आया? बोलो भाई। यस सर। क्लियर हो गया ना? कितने लोग को समझ आ गया? रेज योर हैंड। यार देखो, नहीं समझ आएगा दोबारा समझा दूंगा मैं। गुरसिमरन, नहीं समझ आया क्या? आ गया? ओके, चलो दैट्स ग्रेट, फाइन। सो अब देखो, अब तो बहुत सिंपल हो गया। द मोमेंट आई सेड आई हैव 4, the moment I said that I have 4 atoms of iron in 1 molecule of hemoglobin, अब तो easy हो गया ना कि सर 1 के करस्पॉन्डिंग तो 560 आ रहा था मोलर मास। अगर 4 आयरन है तो कितना आ जाएगा? जस्ट मल्टीप्लाई बाई 4 आउट ऑफ इट। यस और नो? सो if 4 iron is present, then molar mass of hemoglobin will be 560 into 4. This is how we are supposed to calculate. अच्छा, एक और आसान तरीका बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो उससे देखने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, करेक्ट? मैं एकदम रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा, फिर यहाँ पे आ जाएंगे वापस। ये बताओ, इस मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर अगर मैं पूछूं बेटा कि इसका मैंने कुछ से फॉर एग्जांपल 1.213 ग्राम ले लिया, से फॉर एग्जांपल ऐसा ले लिया, ये एक सैंपल है इतना। मैं इसमें पूछूं बेटा कि परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कितना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर बताओ, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताओ, कितना आएगा? आई टुक just 1.213 gram of magnesium sulfate, and I am asking the percentage of magnesium in it, percentage of sulfur in it, percentage of oxygen in it. Can you calculate that? Then I'll tell you the reverse of that. Sorry? नहीं सर, एक सेकंड कर रही हूँ। करो सब लोग। यूज द कैलकुलेटर, यू आर फ्री। घर पे हो ना आप, करो। वैसे प्रैक्टिस करते टाइम पे कोशिश करना कि ना करो, क्योंकि एग्जाम में नहीं मिलेगा, बट अभी कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका मेन मोटो क्या है क्लास में? कॉन्सेप्ट्स को समझना। So magnesium 20%, sulfur 6.6%, और oxygen is 53.3%. ओके, चले देखे Yes sir. कितने लोगों ने कर लिया भाई? यस, ये आया आंसर। चलो ग्रेट।
ओके, वेरी गुड। आर्यन का भी हो गया। आरम, चलो ठीक है, आ जाओ देखते हैं। ओके, ऑल राइट ऑल राइट, आ जाओ देखते हैं। मेन आप लोगों ने लगा तो लिया ही होगा, बस एक बार देखना है। सबसे पहला चीज मैं आपका अटेंशन यहाँ पे सीख करना चाहूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री that sir this data which you have given is na unnecessary, we don't actually need this? How Yes, many of you agree? How many of you agree? Yes, sir. Raise your hand, those who agree with me कि सर ये जो आपने डेटा दे रखा है ना, दिस इज कंप्लीटली यूजलेस, इसका कोई यूज ही नहीं है। अच्छा, ये दो लोगों ने अभी तक हाथ उठाया, आर्यन एंड अस्मिता। सो आर्यन, आप ये बताओ ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपके हिसाब से ये क्यों यूजलेस है? सर एक मोल के अंदर composition of the ions and metals being used, those elements composition is always going to be in the molar ratio. So करेक्ट, at the end of the day, हम लोगों को percentage निकालनी है, तो एक मोल है कितने एग्जैक्टली, परसेंटेज तो सेम ही रहेगी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि देखो बच्चों ना, मैं इसका कितना भी सैंपल ले लूं ना, उसमें मैग्नीशियम इज टू सल्फर इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:1:4 ही रहने वाला है। अरे यार, मैं कभी भी इसको इंटीग्रल मल्टीपल में ही नहीं लूंगा ना, या तो हालांकि वो बड़ा इमेजिनरी सा हो जाता है, 1 यूनिट ऑफ MgSO4 इज कंप्लीटली इमेजिनरी। बट समझो आप कि मैं कितना भी सैंपल लूं, उसमें MgSO4 के जो यूनिट होंगे वो तो इंटीग्रल मल्टीपल में ही होंगे ना। और अगर ऐसे है तो आपको ये बताने की क्या जरूरत है सर? ऐसा बताने से डबल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें पहले मैं मैग्नीशियम निकालूंगा, सल्फर निकालूंगा, ऑक्सीजन निकालूंगा, फिर उसके बाद इनके जब मास निकल जाएंगे तो उनके मास के हिसाब से वापस से कैलकुलेशन। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, दिस इज कंप्लीटली यूजलेस। एंड द रीजन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल, या जो भी फॉर्मूला यूनिट है वो हमेशा उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, यानी उनके रेशियो में होगा, राइट? आप कितना मर्जी उसका सैंपल ले लो, चाहे 1 टन ले लो या 1 ग्राम ले लो या 1 मिलीग्राम ले लो, इनके रेशियोज चेंज नहीं होने वाले हैं। सो ये हमारा यूजलेस चीज है। तो अगर ये यूजलेस है तो हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम विल बी मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मैं 1 मोल सैंपल एज्यूम कर ले रहा हूं। जब भाई ये कॉम्पोजिशन इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा मैंने कितना अमाउंट लिया है, तो आई विल कंसिडर 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस। वैसा करने से हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 1 मोल अगर ले लिया तो 1 मोल में कितना मोल मैग्नीशियम है? 1 मोल। सो मैग्नीशियम का मास कितना हो जाएगा? 24। एंड होल डिवाइडेड बाई, बताओ तो जरा कितना आएगा? 24 प्लस सल्फेट कितना होता है? 96। ये सुनो, ये दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 120 Yes, सर। sir. करेक्ट। सो नीचे आ जाएगा 120 और इंटू 100, कितना आ गया ये अप्रॉक्स? 20%. एग्जैक्ट आ रहा है क्या 20%? Yes, sir. 20% ये आ गया। उसी तरीके से अगर आपको सल्फर देखना है तो सल्फर कितने प्रेजेंट थे भाई इसमें? सो मास ऑफ सल्फर, मतलब 1 मोल अगर आपने लिया है, यू हैव टेकन दिस सैंपल एज 1 मोल, तो सल्फर 32 ग्राम्स है, टोटल मास इज 120 मल्टीप्लाई बाई अगेन 100, ये कितना आ रहा है? 26.7%. 26.7%। एंड बाकी ऑक्सीजन आप 100 में से ये दोनों घटा लो, निकाल दो तो भी आ जाएगा आपको। अदरवाइज आप कैलकुलेट कर लो, 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, कितना आ रहा है ये अस्मिता? 53.3. 53.3%। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये चीज डिस्कस करने का मतलब आप पिछले वाले प्रॉब्लम को कर सकते हो। कैसे? तो यार मैंने क्या बोला था कि एक कॉम्प्लिकेटेड सा मॉलिक्यूल है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं, और उसका मैंने मिनिमम पूछा है, तो आयरन मस्ट बी 1 देयर, एटलीस्ट 1 तो होगा ही। तो हम ऐसा कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ आयरन, आई विल एज्यूम दिस टू बी 1 मोल, और 1 मोल का ही जो मास होता है वही क्या होता है? मोलर मास। तो परसेंटेज ऑफ आयरन विल बी इक्वल टू मास ऑफ आयरन एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास into 100. इंटू 100। अब देख लो, मास ऑफ आयरन 1 मोल अगर मैंने आयरन का मिनिमम 1 माना है तो कितना आएगा? ये 56 56. डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 100, और ये परसेंटेज कितना दिया है मैंने? 10%। यार एक लाइन में आंसर हो गया बच्चों, 560। कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अच्छा, अगर ये 4 बोल रहा था तो
तब तो और इजी हो गया ना, 4 बोल रहा है, इसका मतलब मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 56। यस और नो? Yes, डिवाइडेड sir. बाई मोलर मास इनटू 100 इज इक्वल टू 10। तो यहां से करके अगर आप निकालो तो m विल बी इक्वल टू सिंपली 4 इंटू 560 ग्राम। दैट सिंपल इट वुड बी, अगर आप थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करो। देखो क्वेश्चन वही है, बट हम कैसे उसको अप्रोच कर रहे हैं उस पे ही हमारा टाइम कितना हम कंज्यूम करने जा रहे हैं वो डिपेंड करने वाला है। एकदम छोटी सी चीज, बट हम देखो कैसे इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो यस, नाउ वी आर डन विथ दिस मिनिमम पॉसिबल मोलर मास या इससे रिलेटेड चीजों में। कुछ और आगे थोड़ा बढ़ते हैं इसी स्टोइकियोमेट्री के केस में, और थोड़ा सा अब हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का। करेक्ट? सो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कितने लोगों ने इसको पढ़ रखा है, व्हाट इज पीओएसी? कितने लोगों ने पढ़ रखा है, हाथ उठाओ। वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चे ने, सिर्फ आर्यन ने। हो सकता है पढ़ रखा हो, आपको याद नहीं आ रहा हो। नाम से नहीं पता सर। नाम सुन रखा होगा, हाँ बिल्कुल। तो चलो आजा देखते हैं एप्लीकेशन कितने लोगों को ध्यान है, या बिना नाम लिए भी जरूरी, ये जरूरी नहीं है कि नाम लिया ही जाए, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आ जाओ देखते हैं कि कैसे आप सॉल्व करते हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। ठीक है, चलो बच्चों। सो अब मैं क्या लेने जा रहा हूं, आपने देखा होगा ना कई कई बार ऐसा होता है कि दो एटम मिल करके रिएक्शन करें, अगर सॉरी दो एलिमेंट अगर आपस में कंबाइन करें तो उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे आपको मैं पूछूं कि बेटा ये बताओ, अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो क्या बना सकता है, अगर उसको हीट करे तो आप बोल CO2 सकते, यस बिल्कुल आप बोल सकते हो सर सीओ बना सकता है, और क्या बना सकता है, CO2 बना CO2 सकता है। अच्छा, तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि पहले सीओ बनेगा बाद में CO2 बनेगा। उस रिएक्शन के ड्यूरेशन में जैसा कंडीशन हमने दिया है उसके हिसाब से हो सकता है दोनों का मिक्सचर भी बन जाए। बोलिए। यस Yes, sir. तो ऐसे प्रॉब्लम्स थोड़े हैंडी होते हैं अगर हम इसका यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो। चलो आज देखते हैं कैसे है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, आपको मैंने दे दिया आयरन और दे दिया मैंने ऑक्सीजन, और मैं बोल रहा हूं बेटा इससे हमारा FeO एंड Fe2O3 ये दोनों बन रहे हैं। एज्यूम करो मैंने आपको आयरन दे दिया और इससे बन रहा है Fe। अच्छा चलो, कितना दे दिया आयरन, तो मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए 56 ग्राम। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे FeO बनाना है, अगर सिर्फ मुझे FeO बनाना है तो कितना ग्राम लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का? सिर्फ मैं चाहता हूं कि FeO से मतलब आयरन से कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ वो FeO बन जाए, तो बताओ मुझे कितना ग्राम लेना पड़ेगा? 16 ग्राम ऑक्सीजन। कितना ग्राम लेना पड़ेगा? 16 ग्राम। देख के देख लो, तो बड़ा सिंपल है यार सर। FeO बनाना है ना, तो Fe प्लस हाफ O2 लेना पड़ेगा, तो उससे FeO हमारा बन जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पे ये 56 है, तो हाफ मोल का मतलब कितना हुआ, 16 ग्राम। करेक्ट? अच्छा बच्चों, अगर मैं बोलता कि यार मुझे Fe2O3 बनाना है पूरा पूरा, तो तब कितना लेना पड़ेगा? 32. 48। सोच के देखो, सोच के देखो। देखो 2Fe एंड 3/2 करना पड़ेगा। करेक्ट? अरे यार वो फटाफट निकाल सकते हो यार तुम लोग, प्लीज जल्दी करो, सबका आंसर चाहिए मुझे। 24. करेक्ट है? दिख रहा है? सो 2x बेसिकली किसके बराबर है यार, 1 के। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, हाफ। और ऑक्सीजन का मोल कितना होगा, 3/2x। सो 3/2x, x का वैल्यू हाफ है तो बेसिकली 3/4 आ गया इंटू 32, 24 ग्राम। चेक करो सब लोग सही है क्या, 24 ग्राम चाहिए होगा। बोलो भाई। सर कैसे?
अरे यार ऐसा मत बोलो यार तुम लोग। एक मोल Fe2O3 है ना? 1 मिनट वापस से करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपने आयरन का 56 ग्राम लिया है बेटा, तो ओके सर, ऐसे फिर ठीक है, मुझे नहीं। फिर समझ में आ गया ना कितना आ हाँ रहा है जी, हमारा? 24 ग्राम्स आएगा। 24 ग्राम्स। अब देखो बड़े मजे की बात मैं बताता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं इनके बीच का कुछ फिगर ले लूंगा। करेक्ट, कुछ ऐसा फिगर ले लेता हूं जो कि ना तो कंप्लीटली मैं ये बनने दूं, ना तो कंप्लीटली मैं ये बनने दूं, और बल्कि बीच में कहीं मिक्सचर ले लूं। तो मैं ऐसा करूंगा कि आपको देखो 16 एंड 24 आ रहा है ना, तो बीच में मैं एक ऐसा फिगर ले ले रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम। और इंटरेस्टिंगली मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों ही खत्म हो गए रिएक्शन होते समय, ये और ये दोनों ही खत्म हो गए। I took iron 56 gram and 20 grams of oxygen together and none of them is excess, मतलब दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं रिएक्शन के दौरान। तो मुझे बताओ कितना आयरन ऑक्साइड और कितना ये बनने वाला है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फिर से क्लियर कर देता हूँ, 56 ग्राम ऑफ आयरन एंड 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन reacted at high temperature, assuming both iron and oxygen are consumed, then find mole of FeO and mole of Fe2O3 formed. करेक्ट, ये मेरा क्वेश्चन है। राइटिंग पे मत ध्यान देना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ कि 56 ग्राम्स ऑफ आयरन एंड 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को एक साथ रख करके पूरा कंज्यूम करा दिया, तो बताओ थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, बट बहुत मजा आने वाला है अगर आपने कर दिया तो। और आप अभी एक काम करो, बिना कोई पीओएसी या बिना कोई कंसेप्ट अप्लाई किए करो, मतलब ये पीओएसी का यूज भी मत करना, और देखता हूँ आप कर पाते हो क्या विदाउट यूजिंग पीओएसी। एंड इस क्वेश्चन के लिए आई एम रेडी टू स्पेंड इवन 5 मिनट फॉर यू। सो आपका आंसर भी आ जाए तो भी आप ट्राई करो कि दूसरा मेथड लगा करके, ठीक है? ट्राई करो। अभी मुझे सबसे पहली चीज तो हाथ ये उठाओ यार, आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको बैलेंस करके सॉल्व करने की कोशिश किया? जस्ट रेज योर हैंड कि यार इसको बैलेंस करके सॉल्व कर लेता हूँ, बैलेंस करके। ओके, सो आ जाओ, मैं इसके कुछ डिमेरिट्स दिखाता हूँ। राइट, आप मुझे ये बताओ, अस्मिता आप अपने कॉफिशिएंट्स बताओ जब आप बैलेंस किए तो। सर 3FeO हाँ, प्लस, सॉरी, 3Fe प्लस 2O2, सॉरी 3Fe प्लस 2O2, 2O2 फॉर्मिंग 1 of each, FeO plus Fe2O3। FeO प्लस Fe। एक बार चेक कर लो बच्चों, क्या ये बैलेंस्ड है? सब लोग चेक कर लो, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है? बहुत मजा आने वाला है। Yes, sir. बैलेंस्ड है। सो Yes, Yes, sir. नेक्स्ट मेरे ख्याल से आर्यन आपने भी कर लिया था। sir. मैंने आप सेम बैलेंसिंग से करा है। आप क्या, सॉरी? तो मैंने भी सेम तरीके से बैलेंस करा था। सेम ही 3Fe2O2। यस सर। अच्छा मैं पूछूं कि यही क्यों कॉफिशिएंट यूज किया? चलो मैं एक रैंडम सा कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, राइट? मैं एक काम करता हूँ यार, मैं राइट साइड में ना इसको 2 कर ले रहा हूँ FeO, और इसको मैं कर ले रहा हूँ सिंपली Fe2O3। तो क्या अब मैं इसको बैलेंस नहीं कर सकता क्या? तो देखो 2 and 2 मिला के 4FeO हो गया, 4Fe। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? आज आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा इस मामले में कि बैलेंसिंग हर जगह नहीं लगा सकते हैं। अच्छा ऑक्सीजन देखो, 3 इधर है, 2 इधर है, 5 है, तो क्या ये करेक्ट नहीं है? या फिर इसी को लिखूं, मैं ऐसे लिख दूं 8Fe प्लस 5O2
forming 4FeO plus 2Fe2O3. Is it a balanced reaction or not? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ फिर मैं यही क्यों इक्वेशन ऊपर वाला यूज करूं? और बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे कि आप दोनों ने यही कोफिशिएंट निकाल लिया। मैं एज ए स्टूडेंट होता और दूसरा कोई स्टूडेंट होता तो वो कोई भी रैंडम वैल्यू निकाल सकता था भाई। ये 3 2 ही क्यों सोचे? वो तो कुछ भी रैंडम सा सोच सकता। ये तो बड़ा बायस सा हो गया ना कि नहीं मुझे 1:1 में ही फॉर्म करना है। क्यों भाई, मैं 2:1 में फॉर्म नहीं कर सकता क्या? क्या मैं 3:1 में फॉर्म नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये तो यार बड़ा अजीब सा है कि ये सर बैलेंसिंग का सबसे छोटे कॉफिश। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से बैलेंस हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ऐसा कोई रूल होता है क्या? मैं बता रहा हूँ रूल क्या होता है। आप देखो, जब आप बोलते हो H2 रिएक्ट्स विथ O2 फॉर्म्स 2H2O, तो आप बोलते हो कि सर एक काम करो ना, आप इसको 4 भी लिख दिए ना तो आप उसके हिसाब से इसको 2O2 लिख लोगे, ये हो जाएगा 4H2O। करेक्ट और नॉट? ये दोनों एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। और ये दोनों रिएक्शन भी एक ही है, क्योंकि यहाँ पे H2:O2 का अगर मैं रेशियो चाहे फर्स्ट रिएक्शन में देखूं वो भी 2:1 है, सेकंड में देखूं जो कि 4/2 विच इज अगेन 2:1। लेकिन ये चीज यहाँ वैलिड नहीं है। आप देखो ना, क्या ये वैलिड है? क्या यहाँ पे 3:2 आ रहा है इनका रेशियो, यहाँ कितना आ रहा है 8:5? आर दे इक्वल? टेल मी, आर दे इक्वल? नो सर। सर। गेम हो गया ना? गेम हो गया बच्चों। तो अब क्या करें सर? अब कैसे सॉल्व करें? इसका मतलब अगर ये आप लोगों से सॉल्व भी हुआ है तो ये बेसिकली आपका तुक्का लग गया। इसमें तुक्का समझते हो ना आप लोग? यस। अगर सॉल्व भी हुआ है तो गलती से हो गया है, ये मेथड नहीं है ये सॉल्व करने का। चलो, अब अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार कि ये देखो ना, दो ही एलिमेंट है और वो दो दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। इनके ना इनफाइनाइटली मेनी कोफिशिएंट्स आर पॉसिबल, जो कि बिल्कुल भी इसमें वो मैच नहीं करेंगे। आप ये सिंपलेस्ट वाला रूल नहीं लगा सकते हो जो यहाँ पे लगा रहे हो। और ये हर उस एग्जाम्पल में आएगा जहां पे दो एलिमेंट रिएक्ट करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हो, 2 3 4, वहां पे कुछ भी कर रहे हो, बहुत सारे। दिस इज नॉट द ओनली यूनिक एग्जाम्पल माय डियर, आई कैन टेल यू इवन यू कंसिडर I2 and F2 and you form IF and IF3, यहाँ पे भी बहुत सारे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। जो बड़ा सिंपल सा ले सकते हो, ऐसा बोल सकते हो यार देखो आयोडीन 2 है तो 1 रखो, फ्लोरीन अगेन 1:1 रेशियो में अगर आपने ले लिया तो आप सोचोगे यहाँ 2F2 ले लो। लेकिन कोई बोलेगा नहीं मैं इसको 2 बनाना चाहता हूँ इसको 1, तो वो अपने हिसाब से चेंज कर लेगा। और ये करते जाओ, सुबह से शाम तक नए नए कोफिशिएंट्स आएंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर फिर इसको सॉल्व कैसे करें? जब इसका राइट रेशियो हमें मालूम ही नहीं है तो फिर हम सॉल्व कैसे करें? कर सकते हैं। कैसे मालूम है? कोई बताएगा इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है? तो ये पहली बात तो ये बैलेंसिंग से नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो कि नहीं सर मुझे बैलेंसिंग से ही दिखाओ। कैसे कर रहे हो आप? तो मैं आपको बताता हूं कि रिडॉक्स। नहीं, रेडॉक्स से भी नहीं बेटा। आप रेडॉक्स लगाते रहो, सुबह शाम तक आंसर नहीं आने वाला इसमें। फिर वही वाली बात होगी कि तुक्का लग गया तो आंसर आ भी सकता है, लेकिन दैट विल नॉट बी द राइट मेथड। हाँ, एनी सजेशन फ्रॉम एनी वन ऑफ यू? आई थिंक फिर हमारे को एक्सपेरिमेंटली जाना पड़ेगा कि मतलब कितने रेशियो में बनता है। तो देखो ना, मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। I gave you 20 grams of O2 and 56 grams of iron. I just gave you this information and I told you at the same time कि यार आयरन और ऑक्सीजन में से कोई भी बचा नहीं है, सब खत्म हो गए। ये और खतरनाक हो जाता अगर मैं बोल देता कोई एक बच गया है तो। करें डिस्कस? समझाऊं मैं? या कोई इनपुट देना चाहेगा तो ठीक है, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। बोलो। बोलो भाई, स्टार्ट करूं मैं? यस सर। चलो देखो क्या है। देखो पहले तो मैं आता हूं इसको बैलेंसिंग से ही करने के लिए, ठीक है? बैलेंसिंग से ही करता हूं, लेकिन एकदम राइट तरीके से यूज करके। देखो
मैंने क्या बोला बेटा कि दोनों ही खत्म हो गए हैं। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर इसका मोल निकाल लेता हूँ, आयरन का 1 मोल आया और ऑक्सीजन का कितना मोल आ गया, जरा बताओ तो। बोलो भाई। 5/8। 5/8 आ गया। अच्छा, ये दोनों खत्म हुए, इससे ये समझ में आ रहा है कि दे मस्ट बी रिएक्टिंग इन दिस रेशियो ओनली, देन ओनली दे कैन बी कंप्लीटेड। डू यू गाइज अग्री विथ मी और नॉट? भाई यस अगर ये इस रेशियो में रिएक्ट करेंगे तभी तो कंप्लीट होंगे। तो इसका मतलब हमें राइट हैंड का तो नहीं पता, बट लेफ्ट हैंड का ये कंफर्म हो गया कि आयरन हैज टू बी 1 एंड ऑक्सीजन हैज टू बी 5/8। बोलो समझ आ रहा है क्या बात मेरा? Yes, sir. तो बस अब तो गेम खत्म यार। लेफ्ट साइड का कॉफिशिएंट आपको है, राइट में आपके पास फ्रीडम ही नहीं है। आपको ऐसा एडजस्ट करना है कि FeO and Fe2O बने। बताओ कैसे करेंगे? तो आयरन 1 रहना चाहिए और ऑक्सीजन टोटल मिला के कितना है देख लो तो 5/8 × 2 कितना आ गया, ये 10/8 मीन्स 5/4। टोटल 5/4 ऑक्सीजन आना चाहिए। तो भाई बताओ कैसे करें? बोलो बच्चों। तो मैं एक काम कर ले रहा हूँ, इसको X और इसको Y मान ले रहा हूँ, चलेगा? और मैं दोनों जगह से ऑक्सीजन का एडिशन करके यानी X प्लस X मोल, यहाँ पे ऑक्सीजन X आएगा, ये Y है तो 3Y आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5/4। अब कुछ कॉफिशिएंट्स यहाँ पे बताओ जरा क्या आने वाला है, सोच के बताओ, जल्दी बताओ मुझे। और हाँ, आयरन भी, 1 मिनट, आयरन भी 1 रहना चाहिए। ये दोनों ही कंस्ट्रेंट, मतलब कि आप अगर इसको X और इसको Y मान ले रहे हो तो ऑक्सीजन का जो नंबर है यानी X प्लस 3Y दैट मस्ट बी इक्वल टू 10/8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड द इक्वेशन नंबर 2 दैट यू विल हैव इज आयरन मस्ट बी 1। सो X यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे 2Y है आयरन का। समझ आ रहा है या उड़ रहा है? उड़ रहा हो तो बता दो। आ रहा है सर समझ। तो यहाँ से 2Y है और यहाँ से X है, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि हमने, वरना वो दोनों में से कोई ना कोई बच जाएगा। अब यार क्या यहाँ से X और Y सॉल्व नहीं कर सकते तुम लोग? और अगर सॉल्व कर लिया यहाँ से तो फिर तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। X बाय का वन। ये अमाउंट, Y का अमाउंट कर लेना अपने से, मुझे तो कंसेप्ट बस आपको दिखाना है। सो समझ आया कि बैलेंसिंग के भी थोड़े फ्लॉ हैं, और वो तब आ जाएंगे जब इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स आ जाएं जहां पे दो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तब उसमें कोई यूनिक कॉफिशिएंट नहीं मिल पाता है। आप जैसा दिमाग लगाओ उसके हिसाब से बन जाए। Yes, अब sir. आ जाओ, अब आ जाओ समझते हैं हम लोग कि सर इसी प्रॉब्लम को सर एक POAC बार से। ऑक्सीजन वाला वापस बता दो, समझा दो। कौन सा वाला बेटा? सर ऑक्सीजन वाला X प्लस 3Y = 10/8। हाँ राइट। देखो हमें ऑक्सीजन का टोटल एटम लेफ्ट साइड में कितना है? 5/8। 5/8 नहीं है, 5/8 × 2 है ना। एटम मैं पूछ रहा हूँ। ओके सर ठीक है। तो 5/8 × 2 यानी कि 10/8 हो गया। ये 10/8 राइट में है। तो अब आपको ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कहाँ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ खत्म हो गया तो सारा का सारा यहाँ आ गया ना। ओके सर। तो यानी यहाँ पे आपके, अगर ये 1 मोल बनता तो 1 मोल ऑक्सीजन लिखते। X मोल बन रहा है तो ऑक्सीजन कितना हुआ, X मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये Y मोल मैंने एज्यूम किया, हमें X और Y मालूम नहीं है कितना है, तो हमने ये X एज्यूम किया, ये Y। तो X से ऑक्सीजन X आएगा, Y से आएगा 3Y। करेक्ट और नॉट? बस ठीक है सर। सर मैंने वो एटम ले लिया था तभी मेरा वो चलो अलग आ रहा। कोई बात नहीं। जानते हो तुम लोग, जाने अनजाने में मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में POAC लगा दिया, ठीक है, और है कुछ भी नहीं। चलो आजा समझते हैं कि व्हाट इज POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। सो एज द नेम is telling that number of atoms, जैसे मान लो मैंने नाइट्रोजन का रिएक्शन कराया हाइड्रोजन के साथ, क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है सर। सो हम बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से देखते हैं तो हम बोलते हैं कि यार कि 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, उसके साथ कितना 6 हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, और हमारे पास आप देखो तो अमोनिया बन तो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में भी देखो 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन आ रहे। सो बेसिकली होता क्या है, बोलते यही बात है हम लोग, स्टेटमेंट बस खाली चेंज हो जाता है। स्टेटमेंट क्या बोलता है? नंबर ऑफ एटम्स
in a chemical reaction, before reaction and after reaction must be equal. रिएक्शन होने के पहले जो भी जितने एटम्स थे उतने ही एटम रिएक्शन होने के बाद होंगे, तो फिर कहोगे सर केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या? सो बस इतना सा होता है कि एटम अपना जगह किसी एक जगह से चेंज करके दूसरे जगह चला जाता है। जैसे यहाँ पे सारे नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए थे, जबकि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो सिर्फ एटॉमिक रीअरेंजमेंट होता है, एक अपने जगह से उठ करके दूसरे जगह चला जाता है। केमिकल रिएक्शन में कभी भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में। बात ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन इज ओनली वैलिड इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि आप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन भी बना सकते हो अगर आपने प्रोटॉन का बम्बार्डमेंट कर दिया तो बन सकता है, न्यूक्लियर में पॉसिबल है सर ये। लेकिन क्या ये केमिकल रिएक्शन का डे टू डे लाइफ इवेंट है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो रिएक्शन के पहले होते हैं और जो रिएक्शन के बाद होते हैं वो दोनों ही सेम होते हैं। इतनी सी बात अगर आप समझ गए हो तो हम इसके इक्वेशन लिखना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, इडियोमेट्री में बहुत यूज होता है। इडियोमेट्री का मतलब होता है बेटा कि गैस एनालिसिस, आपके पास फॉर्मूला डिटर्मिनेशन, बहुत सारी चीजें हैं कि कंबशन के थ्रू आपने सुना होगा ना 5 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन CXHY इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इतना CO2 बना रहा है, इतना ये बना रहा है। उसमें भी बहुत सारे मेथड्स आगे देखे होंगे कि KOS डालने से CO2 गायब हो गया, फिर टर्पेंटाइन ऑयल डालने से कुछ हो गया, फिर उसको कूलिंग करने से कुछ हो गया। इस तरह के छोटे छोटे बहुत से क्वेश्चंस आपने देखे होंगे लास्ट ईयर जब 11th में पढ़ रहे होंगे। यस, तो वो इसी का एप्लीकेशन होता है। इससे बहुत आसानी से होता है, वैसे आप बैलेंसिंग से भी इसको कर सकते हो, बट थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। तो चलो आज देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। आई एम एज्यूमिंग कि सपोज करो हमारे पास C3H8 ले लिया मैंने, विच इज नॉर्मल प्रोपेन हमारे पास आ गया, और इसका मैं कंबशन करा रहा हूँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये बना रहा है CO2 प्लस H2O। कंप्लीट कंबशन करा रहा हूं तो CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है। अब देखो मैं इसको बिना बैलेंस किए अगर ये सॉल्व करना चाहूं कि बेटा से फॉर एग्जांपल आई हैव 10 मोल, या एक काम करते हैं 5 मोल ले लेते हैं, 5 मोल ऑफ दिस आई हैव टेकन C3H8, और इस रिएक्शन को बिना बैलेंस किए हुए मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें कितने मोल ऑक्सीजन का यूज पड़ेगा अगर मुझे पूरा का पूरा बर्न करना हो, तो कितने मोल CO2 प्रोड्यूस होंगे, कितने मोल H2O प्रोड्यूस होंगे, ये मुझे करना है क्वेश्चन विदाउट बैलेंसिंग। करेक्ट, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि ये 3 है तो यहाँ 3 लगा दिया, ये 8 है तो यहाँ 4 लगा दिया और उसके हिसाब से ऑक्सीजन बैलेंस किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बिना किए हुए क्या मुझे आप बता सकते हो कि कितना मोल CO2 का आएगा, कितना मोल H2O का आएगा, कितना मोल ऑक्सीजन यूज होगा 5 मोल ऑफ प्रोपेन को बर्न करने में? बता सकते हो? तो देखो मैं अभी आपको सिखाता हूं, आप ध्यान से समझना कैसे करेंगे। सो सिंपल, जैसा मैंने आपको बताया कि POAC मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का क्या मीनिंग है कि कोई भी एटम रिएक्शन होने के पहले जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ एटम रिएक्शन होने के बाद में भी होता है। मींस एटम cannot be created and can't be destroyed during a course of chemical reaction. That is, ये जितनी भी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है इसका मतलब क्या है? That is number of each type of atom, जितने भी तरह के एटम है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बिफोर रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम आफ्टर रिएक्शन। तो आज मैं इसी को
अप्लाई करता हूं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी क्वेश्चन को बिना बैलेंस किए हुए, राइट? देखो ध्यान से। सो मैं क्या करूंगा, अप्लाई करता हूं पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, किस एटम पे? कार्बन पे। तो भाई कार्बन भी जितना पहले है रिएक्शन के उतना ही रिएक्शन के बाद भी होगा, ऑक्सीजन भी जितना रिएक्शन के पहले है उतना बाद में होगा। तो कितने पीओएसी बना सकते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, कितने एटम पे? तो जितने एटम पार्टिसिपेट हो रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो कितने इक्वेशन मेनली बन सकते हैं? 3 इक्वेशन वी कैन गेट। समझ में आ रहा है बात? पहला तो ये दिमाग में रखना है, कितने इक्वेशन, जितने एटम उतने इक्वेशन बना सकते हैं। तो आ जाओ, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऑन कार्बन क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ सी एटम्स बिफोर रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी एटम्स आफ्टर रिएक्शन। अब देखो यहीं पे पूरा गेम है, यहीं पे समझना है कि जितने भी एटम रिएक्शन के बिफोर मतलब रिएक्शन होने के पहले कहाँ पे प्रेजेंट है वहां से देखते हैं। बताओ, रिएक्शन होने के पहले कार्बन कहाँ प्रेजेंट है? C3H8 में। हाँ बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ यहीं प्रेजेंट है। अच्छा, इसका कितना मोल है? तो देख लो ना, C3H8 का मोल कितना है? 5। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3 into number of mole of C3H8 will give us the number of mole of carbon before reaction? Am I right? Yes, sir. कि भाई आपको अगर इसका मोल मालूम है तो एक मोल में 3 कार्बन एटम है, तो जितना भी मोल हो उतना मल्टीप्लाई बाई 3। सो वही मैंने किया, 3 into number of mole of C3H8, that is basically the number of carbon atom before reaction. एज्यूमिंग दैट कि सारा का सारा ये कंप्लीट हो गया है, मतलब रिएक्टेंट में ये अनरिएक्टेड नहीं बचा है, तो पूरा का पूरा कहाँ चला गया? ये प्रोडक्ट में, CO2 के फॉर्म में। अब मुझे बताओ कि CO2 के एक मोल में कितना मोल कार्बन है? 1 मोल। तो अब हमें ये नहीं मालूम कि उसमें कितना मोल वो बनेगा, लेकिन इतना तो जरूर बोल सकता हूँ ना सर कि नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रोडक्ट साइड विल बी 1 into नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। एम आई राइट और नॉट? यस फिर से देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला बेटा कि कार्बन का जो एटम है रिएक्शन होने के पहले और रिएक्शन होने के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेगा, बस अलग बात है कि कार्बन पहले हाइड्रोजन से अटैच्ड है, बाद में ऑक्सीजन से अटैच होगा, फर्क इतना ही पड़ने वाला। अब हमें टास्क क्या है कि यार हमें एटम तो चाहिए, बट एग्जाम में वो एटम नहीं देगा आपको, एग्जाम में क्या देगा? वो पूरे मॉलिक्यूल का मोल देगा और आपको पूछेगा भी मॉलिक्यूल का मोल बताओ। तो अब आपको उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से उस एटम को टोटल निकालना है, और ये हमने पहले भी किया है। भाई मैं पूछूं कि ये बताओ, अगर कार्बन एटम चाहिए तो अगर 1 मोल C3H8 का है तो कितने कार्बन एटम? तो आप बोलोगे यार 1 मोल में 3 मोल कार्बन एटम। मैं पूछूं कि बेटा 2 मोल ऑफ CO2 में कितने कार्बन एटम? तो आप बोलोगे सर 1 मोल में 1 कार्बन एटम, तो 2 मोल में 2। समझ आ रहा है क्या बात? वही मैंने किया है, उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बिफोर रिएक्शन का मतलब इट इज प्रेजेंट इन C3H8, तो 3 into मोल ऑफ C3H8 will give the number of carbon atom before reaction, and 1 into mole of CO2 will give us the number of carbon atom after reaction. क्लियर हुआ ये बात? Yes, sir. अभी कितने लोगों को समझ आ गया? क्योंकि अगर ये नहीं समझ आया तो फिर आगे का स्टेप बड़ा टफ हो जाएगा मेरे लिए। रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? चल, बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है यार। अब आप एक काम करो ना, चाहो तो यहीं से आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। कितना मोल दिया था मैंने कार्बन का? 5 मोल दिया है, करेक्ट? तब यूज कर लेंगे 3 into 5 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2। देखो मैंने बिना बैलेंस किए आंसर निकाल लिया कि CO2 का जो मोल बनेगा वो 15 मोल बनेगा। समझ आ रहा है? आ जाओ, अभी और भी निकालना है। अच्छा, नेक्स्ट POAC ऑन किस पे लगा देते हैं? एक काम करना, हमेशा देखो कैसे लगाना है, वो भी एक आर्ट है, राइट? आप स्टार्टिंग में अगर ऑक्सीजन पे लगा दिए तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो मैं पहले फिर हाइड्रोजन पे लगाऊंगा। क्यों लगा रहा हूं मैं हाइड्रोजन पे? क्योंकि मुझे मालूम है हाइड्रोजन एक जगह यहाँ प्रेजेंट है और एक ही जगह यहाँ प्रेजेंट है, जबकि ऑक्सीजन रिएक्टेंट में तो एक जगह प्रेजेंट है, बट प्रोडक्ट में एक से ज्यादा जगह पे प्रेजेंट है। समझ आ रहा है आपको बात? तो इसलिए हाइड्रोजन पे लगाऊंगा तो देखो वही चीज लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। बिफोर रिएक्शन नंबर ऑफ H एटम before reaction must be equal to number of H atoms after reaction. अच्छा, बिफोर रिएक्शन कहाँ प्रेजेंट है? वो C3H8 में। तो अगर
C3H8 का मोल मुझे मालूम हो तो उसमें 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएंगे, यस और नो? Yes, sir. यस सर। प्रोडक्ट sir. में H2O में प्रेजेंट है, अगर मोल ऑफ H2O मुझे मालूम हो तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल क्या मिल जाएगा मुझे? मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो मैं सॉल्व करूंगा। C3H8 का मोल कितना था बेटा? हमने कितना दिया था? 5 दिया था ना? अच्छा, हाइड्रोजन H2O कितना आ गया यहाँ से देख लो। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O दैट वी गॉट टू बी 20, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब मुझे देखो POAC ऑक्सीजन पे लगाना है। अब ध्यान से देखना, यही लास्ट है, अगर ये सीख गए तो हो गया खत्म। इसका यूज करके आप फिर ऊपर वाले प्रॉब्लम को भी कर सकते हो। ये कॉपी, यहाँ पेस्ट। अब बताओ मुझे अगर ऑक्सीजन पे लगाना हो तो कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखना, बिफोर रिएक्शन ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बिफोर रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आफ्टर रिएक्शन। यार बिफोर रिएक्शन तो यही प्रेजेंट है सिर्फ O2 में, तो जितना भी मोल O2 का होगा उसमें अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एटम्स मिल जाएंगे ऑक्सीजन के। अच्छा, लेकिन प्रोडक्ट साइज में क्या है? वो दो दो जगह पे है, H2O में भी है और CO2 में भी ऑक्सीजन है। तो जितना भी मोल CO2 का हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ऑक्सीजन यहाँ मिलेगा। अच्छा, जितना भी मोल H2O का हो उसमें 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो टोटल सम है प्रोडक्ट का, ये मस्ट बी इक्वल टू रिएक्टेंट। डू यू गाइज अग्री? Yes, sir. अब Yes, बस sir. देखो खत्म हो गया। अब क्या करना है? मोल ऑफ O2 वी डोंट नो, सो 2 into मोल ऑफ O2 वी डोंट नो, बट मोल ऑफ CO2 वी नो फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल। कितना था मोल ऑफ CO2 बेटा? 15. 15। 15. सो 2 into 15। अच्छा, H2O कितना निकाला था अभी हम लोगों ने? 20. 1 into 20। अब जरा निकाल लो इसको तो। 30 20 50 हो गया, 2 NO2। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना आ गया? ये 25। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो देखो ये प्रॉब्लम मैंने बिना बैलेंस किए हुए लेकिन इसको सॉल्व किया। अब क्या बैलेंस करने से गलत आएगा क्या आंसर? बिल्कुल नहीं, ट्राई कर लो, बैलेंसिंग से भी वही आने वाला। अब यही POAC का यूज करके आप प्रीवियस प्रॉब्लम में ट्राई करो, आपको वहां से भी ये चीज मिल जाएगा। सो आज इसी के साथ मैं ये लेक्चर अपना यहीं पे खत्म करता हूँ। राइट, हम लोग इसी POAC का कल कल कोशिश करेंगे मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूं अगर मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक रहा तो। करेक्ट। तो आज का क्लास फिर यहीं पे खत्म करता हूँ।